नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर। और इसके कुछ वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से जाकर आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यदि आपके पास दो बिंदु हैं ए x1 y1 और बी x2 y2, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1 यहाँ पर -5 और 7 दिए गए हैं, और x2 y2 आपको -1 और 3 दिए गए हैं। तो बस आपको यह वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देना है। जैसे ही आप ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4√2। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर 4√2 आपको मिल गई है। यही हमारा आंसर है कि दो बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की जो दूरी है वह आपको मिलेगी 4√2। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13 का जो अथवा आपसे पूछा गया था, उसमें आपको x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब कि यह जो बिंदु आपको दिया गया है यह इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि एक बिंदु एक्स वाई है, इसको हमने ए नाम दे दिया है। तो ए एक्स वाई बिंदुओं बी 3 6 और सी -3 4 से समदूरस्थ है। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया है बी और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया है सी। तो यदि यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है तो हम कहेंगे ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी बराबर है। तो इसलिए हमने लिख दिया ए बी और ए सी यहाँ पर बराबर है। बस यहाँ पर फिर से हम दूरी सूत्र लगाएंगे। ए बी के लिए जब हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो x1/1 x2/2 यहाँ पर क्या होंगे, तो ये होगा x1, ये होगा y1 और ये होगा x2 और ये होगा y2। और बस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो हमको ये यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा रूट के अंदर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर इक्वल के आगे यहाँ पर ए सी दिया गया है, तो ए सी के लिए x1 y1 ये रहेगा और x2 y2 यहाँ पर ये रहेंगे -3 4। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो रूट के अंदर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। बस इनको आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको मिला -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3x + y - 5 = 0। और यही हमारा x और y के बीच में संबंध है। तो हमारा आंसर होगा 3x + y - 5 = 0। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुपद t² - 15 के शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुपद में वेरिएबल t दिया गया है, तो इस बहुपद को हम नाम दे देंगे pt। यदि x में बहुपद होता तो px नाम दे देते। तो pt इक्वल हो जाएगा यहाँ पर t² - 15 के शून्यक ज्ञात करना है आपको। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, उस बहुपद को हम शून्य के बराबर रख देते हैं और उससे जो भी वेरिएबल हमें दिया होता है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर pt = 0 रख देंगे। pt की वैल्यू है t² - 15 = 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जिसका हम स्क्वायर कर सकते तो ये आइडेंटिटी हो जाती a² - b²। लेकिन 15 को हम जानते हैं किसी भी नंबर का ये स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 15 को हम √15 × √15 लिख सकते हैं। तो 15 को हम लिख देंगे √15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a² - b² = 0 हो गया आपके पास। इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। तो t² - √15² = 0, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास t - √15 और t + √15 = 0। अब ये इक्वल 0 होगा या फिर ये इक्वल 0 होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर t की दो वैल्यू मिल जाएंगी। एक मिलेगी आपको √15 और दूसरी वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी -√15। और यही हमारे आंसर हैं, यही हमारे शून्यक हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद t² - 15 के शून्यक होंगे √15 और -√15। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को हम शून्य के इक्वल रख देंगे। बहुपद को यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल u दिया गया है, तो इसको pu मान लिया हमने यहाँ पर और इसको 0 के इक्वल रख देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4u दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा u, यहाँ पर बचेगा
2, फोर यू ब्रैकेट में u प्लस 2, फोर यू इक्वल 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल 0 होगा। तो u की दो वैल्यू हमको मिल जाएंगी 0 और -2, और यही हमारे आंसर हैं। जो 4u स्क्वायर प्लस 8u दिया गया था आपको, उसके शून्य का आपको मिल गए हैं 0 और -2। शून्य का अर्थ होता है कि यदि ये जो दो वैल्यू आपको मिली हैं इनकी यहाँ पर आप रख देंगे u की जगह, तो ये इस पॉलिनोमियल इस बहुपद का जो आंसर है वह शून्य मिल जाएगा। जैसे ये 0 है, u की जगह यदि आप 0 रख देंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। इसी प्रकार से -2 रखेंगे तो यहाँ पर u की जगह -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 × 4 16, और यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -16, 16 - 16 0 मिल गया। तो यही कहलाते हैं शून्यक, और इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, यदि tan a = 3/4 तो cos a का मान परिकलित कीजिए। tan a की वैल्यू आपको दी गई है 3/4 और cos a की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा की जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। लंब कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर यदि आपको एंगल दिया गया है a, तो a के सामने की भुजा आपकी रहेगी लंब, और जिस भुजा पर यह कोण बना होता है वह होता है आधार। तो यहाँ पर हम देखते हैं a वैल्यू ये है, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये होगा लंब। लंब हो जाएगा यहाँ पर BC और आधार रहेगा यहाँ पर AB। तो BC बटे AB हमको यहाँ पर मिल गया। और अब क्या है, हमको AC की वैल्यू नहीं पता है। तो जब भी कोई समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपको दी गई हों और तीसरी भुजा आपको निकालना हो तो आप लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण यहाँ पर AC है, तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। और BC की जगह यहाँ पर हम 3 रख देंगे और AB की जगह यहाँ पर हम 4 रख देंगे। वैल्यू को आप रखेंगे तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 5। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है cos A की वैल्यू। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा यहाँ पर, आधार मैंने आपको भी बताया था AB, और कर्ण है यहाँ पर AC। तो आधार और कर्ण की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर, तो cos A की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/5। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा में आपसे पूछा गया था त्रिभुज ABC में यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cot A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर B। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC आपको दिया गया है और इसमें आपको दिया गया है cot A बराबर cot B। तो cot A क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या होगा, ये जो आपको कोण दिया होता है उसके जो सामने की भुजा रहेगी वह होती है लंब, और जिस पर यह कोण बना होता है वह होता है आधार। तो A के लिए लंब होगा BC और आधार होगा AC। तो आधार और लंब की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। अब हमको दिया गया है cot B, तो cot B के लिए आधार और लंब कैसे निकालेंगे, तो cot B है यहाँ पर, तो B के सामने की भुजा होगी यहाँ पर लंब, तो AC होगा लंब और BC होगा आधार। जो भी कोण आपको यहाँ पर दिया गया होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पर आपको cot A और cot B मिल गए हैं, और प्रश्न में आपको दिया गया है cot A बराबर cot B। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे यहाँ पर, और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा AC² = BC²। AC और BC यहाँ पर दो भुजाएं हैं, और यदि दो भुजाओं का वर्ग बराबर है तो वो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो इसलिए AC बराबर BC होगा। अब आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज ABC में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AC बराबर BC है यदि, तो AC के सामने का कोण होगा कोण B, और BC के सामने का कोण होगा कोण A। तो ये दोनों कोण भी यहाँ पर बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं B बराबर होगा A के, और हम इसके लिए हम यह प्रमेय भी लिख सकते हैं। और बस आपको यही सिद्ध करना था कि A बराबर B। तो यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया है B बराबर A, या A बराबर B भी आप इसको कह सकते हैं। यही हमारा आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम 50 धन पूर्णांक होते हैं वह होते हैं 1 से लेकर 50 तक। ये जो आप गिनती लिख देंगे यही होंगे प्रथम 50 धन पूर्णांक, और इनका आपको योग ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर यहाँ पर बराबर है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 से 2 माइनस करेंगे तो भी 1 मिलेगा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर आपको हमेशा यहाँ पर समान मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी हमारी समानांतर श्रेणी है। और समानांतर श्रेणी में जो n पदों का योग है उस सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद है 1, तो उसको हम यहाँ पर a मान लेंगे। a बराबर हो जाएगा 1। अंतिम पद हम देखेंगे तो अंतिम पद है 50, तो उसको हमने l मान लिया यहाँ पर, l बराबर हो गया 50। कुल पदों की संख्या देखेंगे तो कुल यहाँ पर 50 पद हैं, 50 संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 50।
और समांतर श्रेणी के n पदों का योग यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a + l। यह फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो और पदों की संख्या दी गई हो। बस इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे फॉर्मूले में और हमको मिलेगा 50/2 ब्रैकेट में रहेगा 1 + 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 25 × 51 और यह होता है इक्वल 1275 के। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर होगा समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग होगा यहाँ पर 1275। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 16 के अथवा की। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज मतलब जो 4 की टेबल में आएंगे वह सभी संख्या 4 की गुणज होती हैं। तो आपको 10 और 250 के बीच 4 के गुणज निकालना है। तो 10 के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले 12 4 से डिवाइड होता है, तो प्रथम पद यहाँ पर 12 हो जाएगा और 4 के गुणज हैं तो प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा 4 होगा। तो 4 को प्लस प्लस करके आप आगे की संख्याएं लिख सकते हैं और 250 में 4 से भाग नहीं जाता है। तो यदि 250 से आप इस तरफ जाएंगे 249 248, तो 248 में 4 का भाग चला जाता है तो यह संख्या भी 4 का गुणज होगी। तो 12 से लेकर 248 के बीच इस प्रकार से हमको ये संख्याएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, क्योंकि ये सभी संख्या 4 की गुणज हैं तो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर यहाँ पर 4 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी समानांतर श्रेणी है। यहाँ प्रथम पद हो जाएगा a = 12, अंतिम पद हो जाएगा, अंतिम पद यहाँ पर 248 है और सर्वांतर मतलब होता है d मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो ये यहाँ पर 4 दिया गया है क्योंकि ये सभी संख्याएं 4 की गुणज हैं। nवां पद, अंतिम पद को आप l लिखते हैं यदि आप इसके पहले वाले प्रश्न में जो फॉर्मूला लगाया था उसको उपयोग करते हैं और यहाँ पर हम इसको an भी बोलते हैं, इसको हम nवां पद कह सकते हैं। तो nवां पद an = 248। तो आपको यहाँ पर निकालना है कितने गुणज हैं, मतलब आपको इन पदों की संख्याएं निकालना है। वहाँ पर आपको पूरी संख्याएं दी गई थी कि 50 संख्याएं थी, यहाँ पर आपको निकालना है कि ये कितनी संख्याएं होंगी। तो इसको हम मान लेंगे कि हमारे पास n संख्याएं होंगी और जो nवां पद है मतलब जो आखिरी का पद है वो 248 है, तो ये हो जाएगा an। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे an = a + n - 1d। यहाँ पर हम a, d और n की वैल्यू तो हमको निकालना है, लेकिन an की वैल्यू हमको 248 दी गई है, तो यहाँ पर हम इन सभी वैल्यू को रख देंगे। तो हमको मिलेगा n = 60, अर्थात जो हमारे पास श्रेणी हमको प्राप्त है उसमें कुल पदों की संख्या यहाँ पर 60 है और यही हमारा आंसर है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।